साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी आरओ, एआरओ की परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आरओ, एआरओ की परीक्षाएँ कराई गई हैं, चाहे वो प्री की परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, उन सभी प्रश्न पत्रों को हम लोग जो है एक-एक करके यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग आरओ, एआरओ 2016 की जो मुख्य परीक्षा का जीएस वाला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है, मतलब अभिकथन है और फिर कारण दिया गया है। बताना है सही कौन-सा है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अभिकथन या कथन जो है आपका कथन क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब वहां पर जाते हैं। तो ये कथन आपका सही है। कारण क्या था? कारण क्योंकि जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो कथन कारण दोनों सही है, इसलिए आपका कथन कारण सही और आपका कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो तीर्थंकर बनते हैं, ठीक है? तो यहां पर देखिए 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। तो इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों लोगों में सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले अभिनंदन आएंगे, फिर इसके बाद जो है आपके पद्म प्रभु आएंगे, फिर विमल नाथ आएंगे और फिर सबसे लास्ट में जो है इन चारों में लास्ट में मुनि सुब्रत नाथ आएंगे। तो ये 3 हो जाएगा। तो आपका 1423 ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बार 24 तीर्थंकरों के नामों को यहां पर हम लोग देख लेते हैं, क्रम से देखते हैं। सबसे पहले कौन थे? ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जानते हैं। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभा, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांशनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15 नंबर पे धर्मनाथ है, 16 पे शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ, 18 अरनाथा, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुब्रतनाथ, 21 नमीनाथ, 22 नेमिनाथ, 23 पार्श्वनाथ और 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 चीजें देखिए, कौन सुमेलित नहीं है तो ये हमें बताना। देखिए यहाँ पर महाजनपद उनकी राजधानियों के बारे में बात की गई है। तो कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, सही है। अश्मक की पोतन या पोटिल थी, ये सही है। वहीं पर शूरसेन की कौशाम्बी नहीं थी। शूरसेन की क्या थी? तो देखिए शूरसेन की, एक सेकंड, शूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। शूरसेन की मथुरा थी। जबकि यहाँ पे जो कौशाम्बी लिखा गया है, कौशाम्बी किसकी थी? तो यहाँ पे आप देखें कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर आपका जो शी वाला है, सी वाला वो सही नहीं है। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। एक बार 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की श्रावस्ती थी, अंग की चंपा थी, मगध की ग्रीवज्र या ग्रीवज्र या राजगिरी थी, वज्र की विदेह या मिथिला, वज्र की 2 राजधानियां थी, विदेह और मिथिला थी, मल्ल की कुशिनारा या पावा, चेदी की शुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थी, पांचाल की जो है उत्तरी पांचाल की ऐचत और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य थी, मत्स्य की विराटनगर थी, शूरसेन की मथुरा थी, अश्मक की पोतन या पोटली थी और वही गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर अथवा हाटक थी, अवंती की वही देखिए अवंती में उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किसने भेजा था? तो ये चालुक्य राजा कुमारपाल ने। किसने भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल। कुमारपाल एक जैन अनुयायी शासक थे, अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंधित करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल काशी भेजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये किसने भेजा था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम जो एक पल्लव वंशी शासक था, इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजे थे। तो ए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में
कलिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कन्नौज का युद्ध जो है, कन्नौज का जो युद्ध था आपका 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाक्रम यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। इसमें देखिए सबसे पहले जो आएगा खानवा का युद्ध आएगा, खानवा का युद्ध आएगा, फिर आपका जो है चौसा का युद्ध आएगा, फिर आपका कन्नौज का युद्ध, फिर आपका आपका तालीकोटा का युद्ध आएगा। 3, तो 4213 इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर देखिए कन्नौज का युद्ध कब होता है, कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। चौसा का युद्ध जो है 1539 में होता है, शेरशाह और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 में, 1565 में बहमनी व विजयनगर के मध्य में। खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य में होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें यहां पर इसको लगा देना था। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, खानवा के युद्ध का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद क्या होगा, चौसा के युद्ध का 2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध होगा 1 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565, तो 3 हो जाएगा, 4213। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए कथन क्या है, अभिकथन। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। सही है, कारण मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाक्रम दिए गए हैं और देखिए इसमें इसमें चाकन के किले पर चाकन के किले पर विजय कब करते हैं, 1556 में, सॉरी 1656 में। तो यहाँ पर पहले आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका मुगलों से मतभेद का प्रारंभ जो है 1657 में होता है, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अफजल खां का प्रकरण 1659 में होता है, 1659 में होता है, तो 2। और सूरत पर आक्रमण कब करते हैं, शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 1324 ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रजत मुद्रा, चांदी की मुद्रा नहीं थी। देखिए लौरी, टका, रुका, ये जो है रजत मुद्राएं थी। लौरी, टका, असरफी टका, रुका, ये रजत मुद्राएं थी। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं जो थी उसमें फनम, चक्रम, पादशाही होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम आदि था। ठीक है, और मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं किया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, शाही खा। क्या था, शाही खा था। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनका वास्तविक नाम शाही खा था। क्या था, शाही खा। जनता इसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने राजतरंगणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। कश्मीर के बोलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाता शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन थे, तो ये हकीम खान सूर। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576 में, मुगल सेना और मराठों के मध्य में। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व जो है हकीम खान शूर नामक एक अफगान कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाक्रम दिए गए हैं। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय। देखिए यहाँ पर आपका जो क्रम है
इसमें सबसे पहले पंजाब का विलय होगा। देखिए पंजाब का विलय यहाँ पर देखिए 1849 में, 1849 में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सिक्किम का विलय देखें, सिक्किम का विलय 1849 के बाद 1850 में हो जाता है, 1850 में होता है, तो यहाँ 1 कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है आपका वर्मा का विलय देखिए, वर्मा का विलय 1852 में, 50 के बाद 52 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और फिर झांसी का विलय आता है, झांसी का विलय, झांसी का विलय 1853 में, 1853 में, तो झांसी का विलय हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3142 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 2 सूचियां हैं, विद्रोह और विद्रोह या आंदोलन, और किस सन में ये प्रारंभ होते हैं, इसको किस कालखंड में। तो यहां पर देखिए जो सुमेलित है उसको मिला देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है, तेभागा आंदोलन ये 1946-47 का है। तेभागा आंदोलन आपका पश्चिम बंगाल सम्मिलित है, ये आपका 1946-47 में होता है, मतलब आज़ादी के पहले, तुरंत पहले ही होती है। मोपला विद्रोह 1921 में, पावना किसान विद्रोह, पावना किसान विद्रोह जो है ये 1879 से 80 था, 1879 से 80, ठीक है, 1879-80 में ये प्रारंभ होता है पावाना किसान विद्रोह। वहीं बंगाल नील विद्रोह जो है 1859-60, जो 1857 की क्रांति होती है उसके जस्ट बाद में जो है आपका बंगाल में नील विद्रोह होता है। उसके पहले 1857 क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो ये 1875 में की गई थी, 1875 में, ठीक है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर कौन थे, थियोडोर मेनन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, घटना और किस वर्ष से यह संबंधित है। तो यहां पर देखिए आपका अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन, ये 1927 का है। यहाँ पर जो पहला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन या अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन कहें तो 1927 का ही है, ठीक है। वहीं पर अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये 1925 का है, ना कि 1918 का। ये यहाँ पर जो अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 का नहीं बल्कि 1925 का है। इसी प्रकार से बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ये 1908 का नहीं 1903 का है। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1887 का है। तो इस प्रकार से इसमें 3 चीजें जो है, 3 डेटे जो है वो गलत लिखी गई हैं। तो ये इस प्रश्न को जो है हटाने लायक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, तो ये थे आपके राजा शिव प्रसाद। इन दोनों ने मिलकर के यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसमें इनका सहयोग, मतलब ये शिव प्रसाद आपके जो बनारस के राजा शिव प्रसाद थे और सैयद अहमद खान ने मिलकर किया था। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, तो महासचिव के रूप में एनजी रंगा को, किसको चुना गया था, एनजी रंगा को चुना गया था, ठीक है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, संपादक या लेखक, और किस अखबार या उससे संबंधित अखबार, पत्रिका या पुस्तक। तो देखिए अरविंदो घोष की रचना है वंदे मातरम, सही है। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध सत्याग्रह से नहीं है, सत्याग्रह से नहीं है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध जो है ये सत्याग्रह नहीं बल्कि सुधाकर से है। इनकी रचना क्या थी, सुधाकर। तो यहां पर आपका जो है बी सही नहीं। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की रचना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो किसने किया था, गोपीनाथ साहा ने। गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया लेकिन वह बच गया। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, तो पहला देखिए महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी।
नमक कानून तोड़ने के विरोध में जो है वो सजा नहीं दी गई थी। ये कथन आपका सही है। सही कैसे है? सही नहीं, गलत है। इसीलिए तो सजा दी गई थी इनको। पहला गलत है। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। ठीक है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम गुजरात से होता है और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक तोड़ करके नमक बना करके इस कानून को तोड़ते हैं। ठीक है। तो गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पहला कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाक्रम दिए गए, 4 घटनाक्रम, इन्हें हमें सही कालक्रम में लगाना है। तो देखिए यहां पर दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कब की है? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को है। तो 1 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद सांप्रदायिक घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर पुनः समझौता होता है। इसके बाद सांप्रदायिक घोषणा के बाद ही आपका पुनः समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। तो यहां पर बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 4 3 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए, कौन सा असत्य है? देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र हो गया है, अब जो है पहले नंबर पर पहुंचने वाला है, या जो पहुंच गया है यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। और डी, सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता नहीं। भारत में सर्वोत्तम सूर्योदय जो है मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट है, बोर घाट है, परंतु खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा यहाँ पर नहीं है। ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ पे है? ये आपका पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। ठीक है। तो आपका देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीन के तीनों जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है शहर और नदी के तट पर अवस्थित के संबंध में? तो देखिए यहाँ पर जबलपुर जो है नर्मदा के किनारे है। हैदराबाद जो है कृष्णा नदी मूसा नदी के किनारे, किसके है? मूसी नदी या मूसा नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे है। तो बी वाला गलत है। कोटा चंबल के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? काली कपास मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी से? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार आपका गुजरात, आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं। नदी घाटी परियोजना और किस नदी पर है, ये हमें यहाँ पर सुमेलित करना। तो देखिए यहाँ पर आपका रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर है, तो 3 से मिला दीजिए। नागार्जुन सागर जो है आपका ये किस पे है? कृष्णा नदी पर है, तो 4 से मिला दीजिए। पोचमपाद परियोजना जो है ये आपका गोदावरी पे है, 1 से मिला दीजिए। माता टीला परियोजना बेतवा पे है, तो 2 से मिला दीजिए। आपका क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, कोयला खदान और भारत के राज्यों के संबंध में। देखिए झिलमिली झिलमिली कोयला खदान कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, 3 से मिला दीजिए। कर्णपुरा कहाँ पे है? कर्णपुरा झारखंड में है, 4 से मिला दीजिए। रामपुर हिमगिर जो है ये उड़ीसा में है, तो 1 से मिलाइए। सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश में, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका 3 4 1 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, रामपुर हिमगिर उड़ीसा में, सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे बढ़िए। फिर से दो यहाँ पर आपके सूचियां दी गई, एक कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। देखिए रणजीत घाटी कहाँ पे है? रणजीत घाटी जो है ये आपका सिक्किम में है। तंदूर कोयला क्षेत्र आपका तेलंगाना में, बरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया झारखंड में। फिर से सुन लीजिए, रणजीत घाटी सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में, बरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया जो है झारखंड में है। ठीक है। कोयला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो देखिए ये राजस्थान है। कौन है? राजस्थान का नंबर 1 है।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, इन्हें हमें सुमेलित कर देना है। क्या है? स्थान और उनके कार्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काराकोरम क्या है? काराकोरम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर। पोखरन परमाणु बम विस्फोट स्थल है ये। थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र है ये। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। वहीं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयाली कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो कोयाली जो है ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। ध्यान रखिए, कोयाली गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो हल्दिया प्रयागराज से हल्दिया तक को इसकी लंबाई जो है 1630 किलोमीटर है और यह प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? एक भू स्थिर अर्थात जियो स्टेशनरी कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है, ठीक है। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर अवस्थित पाई जाती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग 24 घंटे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है? देखिए, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, परंतु आपका ऑक्सीजन इसमें यहां पर नहीं था। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में। कराकटोआ जो है आपका कहाँ पे है? इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा आपका कहाँ पर? जापान में। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में। सेंट हेलेंस यूएसए में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 241 में। आर्टिकल 241 में किया गया है। 240 में क्या है? कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में क्या है? 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 242 जो है निरसित है। 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो सर्वाधिक विकसित है? तो यहाँ पर आपका इस्पात और इंजीनियरिंग जैसे यहाँ पर उद्योग विकसित हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बृहद झीलों में 5 झील आती हैं, कौन कौन सी? सुपरियर झील, आपका मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये सब जो है आपकी यहाँ पर है। आगे चलते हैं, अगला है कथन कांड का प्रश्न है। यहाँ पर आपका कथन कांड का प्रश्न है, बताना सही कौन सा है। तो कथन क्या है? अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र सही है। कारण क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? मतलब क्या है? ये लैंडलॉक कंट्री है। अर्मेनिया, मोंटेनेग्रो, बोत्सवाना, इथोपिया। तो यहां पर देखिए कौन कौन से हैं। यहां देखिए आपका अर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया, ये तीन के तीनों जो हैं आपके, एक सेकेंड, तो देखिए इन चारों में से आपका अर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया, ये तीन के तीनों जो है लैंडलॉक्ड है, परंतु आपका मोंटेनिग्रो का जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो 134 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, नगर और किस नदी के किनारे हैं, ये हमें सुमेलित करना। तो देखिए, बॉन नदी के किनारे क्या है? राइन नदी, सॉरी, बॉन शहर जो है राइन नदी के किनारे, बॉन जो है राइन नदी के किनारे है, तो 1 से मिला देंगे। और वहीं पर आपका कायरो जो है आपका नील नदी के किनारे है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा नंबरिंग गलत है, 1 2 3 4 होना चाहिए यहाँ पर ना। कायरो जो है आपका, नहीं, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ मिलान नहीं करना है। तो देखिए, बॉन जो आपका शहर है वो राइन नदी किनारे सही है। कायरो आपका नील नदी किनारे है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे, परंतु वियना जो है वोल्गा नदी किनारे नहीं बल्कि डेन्यूब नदी के किनारे, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, आदिवासी और कहाँ पे अवस्थित हैं, ये हमें सुमेलित करना। तो देखिए यहाँ पर
भील कहाँ पाई जाती है? भील राजस्थान में 2 से मिलाइए। गोंड कहाँ पे है? गोंड जो है आपका छत्तीसगढ़ 3 से मिला दीजिए। लिम्बुश जो है, लिम्बुश, ये आपका सिक्किम में 4 से मिला दीजिए। और कोनियाक, कोनियाक कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1। इसको दोबारा से देखिए, तो देखिए भील जनजाति राजस्थान की है, गोंड छत्तीसगढ़ की है, लिम्बुश आपकी सिक्किम की है, कोनियाक नागालैंड की है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो ये हमें देखिए बताना है। कथन क्या दिया गया है या अभिकथन? नगरीकरण आधुनिकीकरण का अनुसरण करता है। नगरीकरण आधुनिकीकरण का अनुसरण करता है, सही है। कारण क्या? देखिए विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप एक आंदोलन है। तो देखिए दोनों कथन अपनी अपनी जो सही है कि नगरीकरण जो है आधुनिकीकरण का अनुसरण करता है, और कारण जो है दूसरा, मतलब ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है कि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप एक आंदोलन है। तो कथन कारण यहाँ पर सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका कि फिर से कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण क्योंकि इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका कथन कारण दोनों ही सही हैं, परंतु यहाँ पर क्या है? व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता, सही है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य चुनाव, दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं। राज्य की विधायकों का के सदस्य जो है केवल आपका राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर पहला कथन ही केवल आपका वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। 123 के तहत जो है राष्ट्रपति के लिए है, और 113 में अध्यादेश की शक्ति, और 213 में जो है राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति दी गई है। अगला है भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, किसके द्वारा की गई? तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए यहां पर संविधान संशोधन और किस में किया गया है, ये हमें यहां पर बताना है। संशोधन देखिए, संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006 जो है, ये अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। वहीं पर आपका संविधान का 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 334 में संशोधन करता है। 96वां संशोधन अधिनियम जो है 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। और संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर के कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आपका ब्याज आय, लाभांश या डिविडेंड, और विदेशी मुद्रा लाभ फोरेक्स गेन, ये तीन के तीनों यहाँ इसमें आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। समायोजित सकल आय या एजीआर की परिभाषा में ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ तीनों को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य? देखिए ये चूंकि ये पुराने आंकड़े हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर एक बार देख लेते हैं कि इसमें सत्य कौन सा है। यहाँ पे डी वाला देखिए कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात का वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के ऋण प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति जो है आपका प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। मौद्रिक नीति जो है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है ये। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी होता है। किस वर्ग हेतु मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन लाभकारी होता है? तो यह जो है लेनदार जो होते हैं, लेनदार जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है उनके लिए ये लाभदायक होता है। आगे चलते हैं। मतलब इस ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा, जो ऋणदाता होता है जो ऋण दिया है उसे घाटा था, जो ऋण प्राप्त किया है जो लिया है लेनदार उसे फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन पढ़िए, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, भुगतान असंतुलन में अस्थायी कमी को, भुगतान संतुलन संतुलन में, भुगतान संतुलन में स्थायी कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ठीक है, इनकी इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड सही उत्तर चुनिए। ट्रांजिस्टर, डायोड, आपका एसएमडी सतह पर लगने वाले अवयव और इंटीग्रेटेड परिपथ। देखिए इसमें सबसे पहले आपका डायोड आएगा, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ आएगा, फिर आपका एसएमडी आएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर देख लेते सुमेलन ही देख लेते हैं सीधे। देखिए सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोलिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोलिक नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय रस में उपस्थित अम्ल में। आगे बढ़ते हैं, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए पहला, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बनाया जाता है, नहीं। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनता है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। गैसों का कौन सा युग्म, तो देखिए ऑक्सीजन और हीलियम का जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ सीधे से सुमेलन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, देखिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। दोबारा देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, पादप हार्मोन और उनके कार्यों को यहाँ पे सुमेलित करना। तो देखिए ऑक्सीजन का कार्य क्या है, ये शिखर प्रधानता संबंधित है, तो यहाँ पर 4 से मिला दीजिए। जिबेरेलिन क्या करता है, जिबेरेलिन कोश का वृद्धि 1 से मिला दीजिए। साइटोकाइनिन जो है कोश का विभाजन 2 से मिला दीजिए। ऑप्सिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोबारा देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है शिखर प्रधानता, जिबेरेलिन कोश का वृद्धि, साइटोकाइनिन कोश का विभाजन और ऑप्सिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक। अगला है कथन कारण का आपका प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कथन क्या है या अभिकथन, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, तो कथन आपका गलत है, कारण आपका सही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी अधिकांश मात्रा शरीर से बाहर से ली जाती है, तो अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये सिनकोना है, ठीक है, किससे, सिनकोना से प्राप्त की जाती है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सिनकोना। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसी सिनकोना से जो है मलेरिया रोग के निदान के लिए भी जो दवाइयां बनती है इसी से बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फसल और उसकी प्रजाति के संबंध में। देखिए सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की रचना है, अलसी की नीलम है, धान की जो है राधे नहीं, राधे जो है आपकी चना की है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व। खेती के लिए तो ये क्या करता है, ये आपका इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, ये सभी की सभी चीजें इससे इसका महत्व है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके सूक्ष्म जीव के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सूक्ष्म ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए नील हरित शैवाल जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं एक प्रमुख जैव उर्वरक है। इसके अतिरिक्त देखिए अजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। अगला है कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जो है कार्थेमस टिक्टोरियस है। कार्थेमस टिक्टोरियस है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए आपका सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र देखिए 1974 में आता है। फिर आपका इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम तो 1979 में है, 1979 में। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, नहीं, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना आ जाएगी। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना ये देखिए 1998 में। फिर राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना ये कब की है? ये 2006 की है, 2006 की है। तो ये देखिए 2431। यहाँ दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपका 1974 का है। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 का है। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006। आगे बढ़ते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जौ के अंकुरित बीजों से बने हुए शराब को क्या कहते हैं? इसे एक सेकंड, बियर कहते हैं। जौ से जो बनता है उसे बियर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी? तो किसने की थी? ये सोफिया जो अंतरिक्षयान है इसने। अगला है 18 अक्टूबर 2020 को, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको यहां पर। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और बताना सही कौन सा है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, गलत है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो अभिकथन गलत है। कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये आपका उद्योग बंधु योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही है? दो कथन दिए गए हैं। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ये सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिंदा दिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया था। आगे बढ़ते हैं। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में। कहां पर है? फैजाबाद में। नवाब सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। इनकी पत्नी का नाम जो था बहू बेगम था। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका मकबरा फैजाबाद में बनवाएगा, जो बहू बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां स्थापित करेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इससे आगे जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। तो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे और रीजनिंग के प्रश्नों के बाद यहाँ पर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो ये आपके पूरे टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर 110 तक। थोड़ा विविध के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स या लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। अगला है मुंबई कोलकाता मंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार से उसे संबंधित है? जैसे मुंबई कोलकाता मंगलोर, तो देखिए मुंबई कोलकाता और मंगलोर तीनों ही क्या है? बंदरगाह शहर। क्या है? बंदरगाह शहर हैं। तो बंदरगाह शहर इसमें कौन सा? कोच्चिन है। इन चारों में से हैदराबाद, कोच्चिन, दिल्ली, जयपुर में से कोच्चिन जो है बंदरगाह शहर है। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। देखिए सबसे पहले क्या होगा? ब्रह्मांड होगा सबसे पहले आपका, एक सेकेंड, यहां पर जो है क्रम यदि देखें तो इसके अनुसार देखिए क्या बताया गया? प्रयागराज आएगा, फिर इसके बाद प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज, हाँ इसको नीचे चलते हैं। प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किस में आएगा? भारत में आएगा। 5, भारत किस में आएगा? विश्व में आएगा। 4, और विश्व किस में आएगा? ब्रह्मांड में आएगा। 2, तो आपका क्या हो जाएगा? 31542, 31542 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे शॉर्ट में हम लोग अमृत कहते हैं, योजना समेत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। तो देखिए 400 शहरों को नहीं बल्कि 500 शहरों को रखा गया। 2015 में इसको शुरू किया गया था, 2015 में 500 शहरों को रखा गया। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है, तो ये सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा आपका सही है। अगला है गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो संपत पाल, संपत पाल। गुलाबी गैंग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2006 में संपत पाल देवी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को आश्रय प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करना था। आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं आपका। तो देखिए अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के बारे में, राजा टिकैत राय नवाब अशरफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है, ये भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये आपका फुर्सतगंज में, कहां पर है? रायबरेली के फुर्सतगंज में है, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला है 2 सूचियां यहां पर दी गई हैं। मिशन और कब प्रारंभ हुआ, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए यहां पर राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ये आपका कब का है? ये आपका 2009 का है, वन से मिला दीजिए। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 का है। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण, ये आपका 2014 का है। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 2008 का है। 4 से तो 1 2 3 4 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 का है, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 का है, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014 का है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 का है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का यहां पर आपका प्रश्न है। तो देखिए कथन क्या दिया गया? पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, सही है। कारण पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो दोनों ही कथन अपनी जगह पर सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फिर से कथन कारण का प्रश्न है। देखिए कथन कारण का यहां पर प्रश्न दिया गया है। अभिकथन क्या दिया गया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता सही है। कारण पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं, यह कारण गलत दिया गया है, ठीक है। तो कारण गलत दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा पंजाबी नहीं उर्दू है, वहां की अधिकांश जनता उर्दू भाषा ही बोलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 120 प्रश्नों को जो है कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।